अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सैयद मुज़ाहिर अब्बास हेयर। होप सो आप सारे ठीक ठाक होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 24, ठीक है, जिसका टाइटल था मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। उसमें आपने इकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े। आपका जो स्टार्ट था वो बायोजियोकेमिकल साइकिल से था, जिसमें आपने सबसे पहले रेजरवायर की बात की। रेजरवायर में फिर आपने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े कि कुछ जो होते हैं वो ऑर्गेनिक in नेचर होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक in नेचर होते हैं, कुछ वो अवेलेबल होते हैं, कुछ वो अवेलेबल भी नहीं होते। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने मज़ीद ये पढ़ा था कि जो रेजरवायर के बाद आपने फर्स्ट जो सबसे पहले बायोजियोकेमिकल स्टार्ट किया वो आपने वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट फेजेस उसके पढ़े, किस फॉर्म में वो अवेलेबल है, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि वाटर साइकिल को ड्राइव करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, और किस किस फॉर्म में पानी मौजूद है, ये भी आपने उसको देखा। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपने नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा। नाइट्रोजन साइकिल की सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंस की बात की, आपने उसको एटमॉस्फेयर के लिहाज से बात की कि मैन रेजरवायर इसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े कि वो उसकी फिक्सेशन कैसे हो रही है, कि एक नाइट्रोजन है वो आपके इस्तेमाल में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व हैं, उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी हैं, उसमें एटमॉस्फेयर आपका भी वो इन्वॉल्व है, जैसे लाइटनिंग वगैरह के केस में आपने पढ़ा था। उसको आपने 4 स्टेप्स उसके डिफरेंट देखे, फिर उसमें हर एक की एग्जांपल आपने देखी। स्पेसिफिकली आपने जब बैक्टीरिया को देखा कि वो नाइट्रोजन साइकिल को ड्राइव कर रहा है, तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन में इन्वॉल्व हैं, अमोनीफाइंग हैं, डीनाइट्रीफाइंग हैं, उनकी इक्वेशंस आपने पढ़ी। तो ये आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने सक्सेशन को पढ़ा कि सक्सेशन है कि एक स्पीशी है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं, या दूसरा आपने देखा था कि एक ऐसी जगह है, बेयर रॉक्स वगैरह आपने सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, कि ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लाइफ का कोई ट्रेस नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो लाइफ है उसका आगाज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो लाइफ किस फॉर्म में किस तरह से आएगी, लाइकिन से स्टार्ट करके आपने क्लाइमेक्स फॉरेस्ट तक बात की, तो वो डिफरेंट स्टेप्स आपने पढ़ ली। और स्पेसिफिकली आपने ज़िरार्क सक्सेशन को देखा, या वो सक्सेशन या वो लाइफ का ओरिजिन जो कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है या ज़ेरिक कंडीशंस होती हैं। हर एक डिफरेंट आपने स्टेप्स पढ़े थे। इसमें आपने डिफरेंट वो देखा, तो आपने कुछ को अर्लियर स्पीशीज़ कहा, कुछ को आपने लेटर स्पीशीज़ कहा, ठीक है, कुछ को आपने क्या कहा जी कि ये हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंट में मौजूद होने वाली जो सक्सेशन है वो प्राइमरी भी हो सकती है, दूसरा आपने कहा ये सेकेंडरी सक्सेशन भी हो सकती है। प्राइमरी को आपने कहा जी पहली बार जहाँ से लाइफ ओरिजिन हो, और फिर वो लाइफ कुछ अरसा रहे, और फिर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हों, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड्स होगी वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर क्या हो कि वो जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए और वहाँ से फिर एक नई ओरिजिन हो जहाँ पे पहले लाइफ की ट्रेसेस मौजूद हों, तो उसको आपने क्या नाम दिया था, सेकेंडरी सक्सेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपने पढ़ी थी और इस तरह से आपका चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। एज अ स्टूडेंट आपकी ये सोच होती है कि मैक्सिमम हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, कि कौन सी चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जा सकती हैं या एग्जामिनर्स आपसे ज़्यादा पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए फिर एक सेशन रखा छोटा सा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस कर लें, और ये नॉर्मली मैंने आपके पिछले जो फेडरल बोर्ड के पेपर्स हैं वहाँ से पिक किया है, ठीक है। और कुछ मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था, जैसे राइजोबियम की एग्जांपल, तो वो एमडी कैट में भी कई बार रिपीट हुई है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजरवायर बेस्ड ऑन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। देखिए हमने बात की कि सबसे पहले रेजरवायर क्या होता है। रेजरवायर बेटा आपको पता है, हम ये सारा पढ़ चुके हैं कि आपने कहा था कोई भी एक स्टोरेज बॉडी है जहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ठीक, और उनकी मूवमेंट भी स्टार्ट हो रही है। उसमें आपने जब नेचर को डिस्कस किया था, तो नेचर आपने उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिहाज से आपने डिस्कस किया था, ठीक है, और एग्जिस्टेंस में आपने बात की थी उसकी अवेलेबिलिटी की, ठीक है, कि वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप जब इस रेजरवायर की क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 पैरामीटर आपके पास होंगे, एक उसकी नेचर कि वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, पिछले लेक्चर्स आप देखेंगे, आप उसके साथ रिलेट करेंगे, सारा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ताकि डायरेक्टली कोई चीज़ है तो आप उसको नोट कर लें, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी होती है, हम उसको जस्टिफाई करते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी हमने बात की एग्जिस्टेंस।
एग्जिस्टेंस जो है उसमें आपने बताना है कि जो ऑर्गेनिक सोर्स है वो अवेलेबल है और कुछ में ऑर्गेनिक सोर्स वो अवेलेबल नहीं है। वो आपने फॉसल फ्यूल्स और वगैरह वगैरह सारी बातें की, आपने वेदरिंग के प्रोसेस देखे, मिनरलाइजेशन देखी इनऑर्गेनिक के केस में। तो ये सारे प्रोसेस थे जहाँ पे क्या था कि रेजरवायर था, एक स्टोरेज बॉडी थी और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो एक सर्कुलेट हो रहे थे एक रेजरवायर से दूसरे रेजरवायर में, और वो कभी अवेलेबल थे या कभी अवेलेबल नहीं थे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछा गया है। इसके साथ एक और चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए या आपने डिस्कस भी की हुई है, बाज़ औक़ात वो एग्जामिनर आपको पूछ भी लेते हैं न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन, तो वो भी आपको पता हो। आज तो मैंने नहीं लिखा लेकिन आप मेरी बात सुन के उसको नोट भी कर लेंगे कि कुछ जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये उनकी डिमांड के ऊपर है कि जिनको डिमांड कम किया जाता है वो माइक्रो हैं, जिनको ज़्यादा डिमांड किया जाता है वो मैक्रो हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये हमारी जो एक फर्स्ट था वो आपका क्लियर हो गया। न्यूट्रिएंट्स की आप एग्जांपल भी देख सकते हो, ठीक है, कि जो ज़्यादा चाहिए होंगे या कम चाहिए होंगे। ठीक है। आपकी जो एक वैसे आपको बता दूं, बहुत कई बार ये पेपर में पूछा गया लेकिन वो आपकी इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। वो उसमें था, पंजाब की बुक में था, लेकिन इसमें नेशनल वालों ने निकाल दिया उसको, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वो भी क्वेश्चन अच्छा था लेकिन इसमें वो ऐड नहीं है। लेकिन आपको जो रिसोर्सेज रिन्यू हो सकते हैं वो मतलब सारे उनको हम रिन्यूएबल कहते हैं, और जो एक बार यूज़ हो जाएँ और फिर उसके बाद वापस रिसाइकल ना हो जाए वो नॉन रिन्यूएबल, जैसे आप फॉसल फ्यूल्स वगैरह की एग्जांपल भी दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है हमारा स्केच वाटर साइकिल। ठीक है, आपने एक स्केच बनाना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमने वाटर साइकिल पढ़ा तो मैंने आपको एक स्केच एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिसे कहते हैं ना समुद्र को कूजे में बंद करना। तो पूरा जो साइकिल आपने पढ़ा था उसको हम एक फ्लो शीट में या स्केच में दिखा सकते हैं। तो वो आपने वाटर साइकिल को स्केच करना है, ठीक है, और उसके साथ आपने प्रोसेसेस बताने हैं। स्केच तो आपको पता है, आपने जैसे वो मतलब एटमॉस्फेयर दिखाना है, अपनी लैंड दिखानी है, प्लांट्स दिखाने हैं, वाटर बॉडीज़ दिखानी है, तो ये सारी वाटर साइकिल उसमें हो जाएगा। प्रोसेसेस आपने पढ़े हुए हैं और उसको आप रिमाइंड भी कर लेंगे। जैसे आपने इवेपोरेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, आपने ट्रांसपीरेशन भी साथ इसके देखा था। ठीक है, ट्रांसपीरेशन के साथ फिर आपने मज़ीद उसकी कंडेंसेशन पढ़ी थी। कंडेंसेशन के बाद आपने क्लाउड फार्मेशन पढ़ी, क्लाउड फार्मेशन के बाद आपने प्रेसिपिटेशन पढ़ी। तो ये प्रोसेसेस थे जिन्होंने क्या किया था, वाटर साइकिल को वाटर साइकिल में इन्वॉल्व थे। और दूसरा जो एनर्जी के तौर पे आपने पढ़ा था उसमें दो चीज़ें थी, एक आपने जो ग्रेविटी थी वो पढ़ी थी और दूसरा आपने जो सोलर एनर्जी है उसके बारे में देखा था। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आ जाता है जी, फॉर्म्स ऑफ वाटर इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अभी देखें आपके पेपर की स्कीम जो होती है उसमें ज़्यादातर शॉर्ट बेस होता है, लॉन्ग में बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए देखें वाटर साइकिल को ब्रेक किया जा रहा है डिफरेंट पैरामीटर से, ताकि आपके पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो जाए। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वाटर को देखें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में तो कैसे मौजूद थे कि वाटर की कौन कौन सी शक्लें मौजूद थी। तो आपने उसमें देखो, आप जैसे क्लाउड्स बन रहे थे, ठीक है, वाटर मौजूद था, फिर ये आइस की फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्म्स थी। फिर जो वाटर साइकिल में स्पेसिफिकली आपने इसकी फॉर्म्स पढ़ी हैं वो कौन सा था, वो आपने देखा होगा कि वो पानी है जो कि सरफेस रन ऑफ पे है। ठीक है, जो सरफेस के ऊपर अपना बहाव है, जिसका ज़मीन के ऊपर जो पानी बह रहा है, ठीक है, वो सरफेस रन ऑफ। उसके साथ आपने फिर एक ग्राउंड वाटर को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि वो पानी जो कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, ठीक, उससे हमने क्या कहा था, ग्राउंड वाटर। फिर आपने वाटर बॉडीज़ के लिहाज से आपने दो चीज़ें डिस्कस की थी, पानी किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो बेसन्स की फॉर्म में है, वो चैनल्स की फॉर्म में है। बेसन में आपने कहा था कि कोई भी डिच है या कोई भी मतलब एक गड़ा है या एक मतलब कंटेनर है जिसमें पानी खड़ा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। और चैनल जो है इसमें आपने कहा था कि ये पानी जो है वो रनिंग में होगा, जैसे नदी नाले होते हैं तो वो बह रहे होते हैं, लेकिन अगर आप देखें एक चश्मा हो गया, तालाब हो गया, तो वो बेसन्स की फॉर्म में होता है। ठीक, और इसी तरह से समुंदर की एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। तो ये जो पानी है ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आपने उसमें पढ़ी थी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है जी नाइट्रोजन फिक्सेशन।
एंड एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्योंकि आप बायो पढ़ रहे हो तो इसमें जो इंडस्ट्रियल है जो एटमॉस्फेरिक है वो आल दो आपको पता है और हमने उसके बारे में पढ़ा भी है, लेकिन क्योंकि अब ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व थे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप उसको रिपीट कर लें, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या थी? आपने कहा था कन्वर्जन ऑफ नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया को आपने कहा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कि ये वो बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। और वो मेनली कौन से थे? आपने कहा था कि ये सारे वो बैक्टीरिया हैं जो कि सॉइल बैक्टीरिया हैं, यानी ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपकी सॉइल में पाए जाते हैं। और उसकी एग्जांपल में आपने डिफरेंट पढ़े थे, जैसे आपने कुछ में लेआउट कर लेता हूँ फिर से आपकी ज़हनशीन करने के लिए। क्लॉस्ट्रीडियम है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको बताई थी वो राइजोबियम की थी, जिसको आपने बोलना नहीं है, ठीक। इसके अलावा भी नोस्टॉक, एनाबीना, और ये आपने मतलब पढ़े थे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के केस में कि वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ से मैंने उठाया है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम बात करेंगे तो आपको पता है 3 तरह की आएंगी। एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, वो आपने डिस्कस किया था। दूसरा आपने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल, जिसमें आपने हैबर प्रोसेस को देखा था, ठीक है, अमोनिया की सिंथेसिस या वो चीज़ें हो रही हैं। और तीसरी चीज़ आपने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ी थी, जिसमें आपने कहा था कि जो सॉइल बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे जी नाइट्रिफिकेशन, कंपैरिजन है, डिफरेंस है किस चीज़ का? नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन विद एग्जांपल एंड इक्वेशन। देखें, नाइट्रिफिकेशन सबसे पहले आपको पता है कि द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज़ नोन एज नाइट्रिफिकेशन। अगर आपको लेक्चर्स याद हो वहाँ पे इक्वेशंस के साथ मैंने आपको समझाया था। डी नाइट्रिफिकेशन आपने क्या कहा था कि यही जो नाइट्राइट नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएं और वो एटमॉस्फेयर में चले जाएं, यानी डिप्लीशन ऑफ द नाइट्रोजन इज़ नोन एज डी नाइट्रिफिकेशन, अपोजिट द फिनोमिना ऑफ नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। डी रिमूवल, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट का रिमूवल जब हो जाए आपकी सॉइल से और वो मतलब प्लांट्स उसको यूज़ ना कर सकें तो वो डी नाइट्रिफिकेशन है। और आपको पता है जब प्लांट्स यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो सारे प्रोसेसेस जो होंगे वो फिर स्टॉप्स हो जाएंगे, फूड चैन का हिस्सा नहीं बनेगा। देखें एग्जांपल में नाइट्रिफिकेशन में आपको अगर याद हो नाइट्रोसोमिनस, नाइट्रोबैक्टर, ये आपने दोनों पढ़े थे, ठीक है। डी नाइट्रिफिकेशन में आपने सोडोमोनास पढ़ा था, ठीक है। तो ये एग्जांपल उसकी आ गई। इक्वेशन में अगर आपको याद हो तो वो अमोनिया बना था, अमोनिया की सिंथेसिस, उसके बाद आपने पहले नाइट्राइट बनाया था, फिर नाइट्रेट बनाया था, नाइट्रोसोमिनस, नाइट्रोबैक्टर, दोनों आपको वो चीज़ क्लियर होगी। डी नाइट्रिफिकेशन में आपने देखा था कि वही वापस क्या हो रहा है कि वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो रही है और वापस इन्वायरमेंट में चली जाती है, तो वो क्या है? डी नाइट्रिफिकेशन। और उसकी इक्वेशन आपको मैंने बता दी है और एग्जांपल भी हो गई। तो ये कंपैरिजन किसका था? नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन, और ये कई बार फेडरल बोर्ड में पूछा गया है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप इधर देखें तो हमारे पास जो टाइप आ गई है वो है सक्सेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। सक्सेशन को हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। सक्सेशन में आपने क्या कहा था कि जो सक्सेशन होती है वो क्या चीज़ है कि जब एक स्पीशी अपने आप को रिप्लेस कर रही है या एक नई लाइफ का ओरिजिन है तो उसे हम कहते हैं सक्सेशन, ठीक हो गया। सक्सेशन की जो टाइप्स हैं उसमें आपने 2 डिस्कस की थी मेनली, जिसको आपने हाइड्रोसीयर सक्सेशन, ठीक है, और दूसरी आपने पढ़ी थी ज़िरार्क सक्सेशन, ठीक है। यानी ये वो सक्सेशन है जो कि या कहाँ पे हो रही है, ऐसे इन्वायरमेंट में हो रही है जहाँ पे आपका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा जो ज़िरार्क है, ज़िरार्क सक्सेशन में आपने डिस्कस किया था कि जी वो वाली सक्सेशन होगी जिसके आपने डिफरेंट स्टेप्स भी पढ़े कि जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, बेयर रॉक्स वगैरह, वो वाली एग्जांपल भी आपने दे दी थी, ठीक हो गया। तो ये आप सक्सेशन और उसकी टाइप्स में मज़ीद इसमें सीयर भी बता सकते हैं आप, या सीरियल स्टेजेस भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे आपका कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन आपने पढ़ा था कि ये सक्सेशन का वो प्रोसेस है कि वहाँ पे सक्सेशन हो रही है जहाँ पे प्रीवियस लाइफ का कोई नामो निशान नहीं है, कोई ट्रेस नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और दूसरा आपने सेकेंडरी सक्सेशन की जब एक बार लाइफ मौजूद थी लेकिन वो डिस्टर्ब हो गई है और फिर एक नई सक्सेशन आ जाए तो उसे आपने कहा था ये क्या होती है? सेकेंडरी सक्सेशन।
फिर आपने प्राइमरी सक्सेशन में मज़ीद कहा था कि आपको 100 and thousands ऑफ ईयर्स चाहिए कि एक प्राइमरी सक्सेशन होने में, क्योंकि जब आपको पता है प्राइमरी सक्सेशन होगी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, हर चीज़ है, तो उसके केस में क्या होगा कि वो जो सक्सेशन होगी वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है, क्योंकि वहाँ पर पहले एक लाइफ मौजूद थी, उसकी कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं, सारी जो स्पीशीज़ या इंडिविजुअल थे वो सारे तबाह नहीं होते, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो बाकी रह जाते हैं और उनके जो मतलब ऑर्गेनिक मैटर है या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल भी होते हैं। तो ये है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक हो गया। और ये जो देखें आप टाइम टेकिंग के लिहाज से, तो जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये बहुत फास्ट होती है या जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, और फिर आप उसकी एग्जांपल्स में भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास पॉइनियर एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पॉइनियर कम्युनिटी कौन सी होती है, इसके लिए अगर आपको याद हो आपने एक और लफ्ज़ भी साथ लिखे थे, अर्लियर स्पीशीज़, ठीक है। अर्लियर स्पीशीज़ क्या होती हैं, जो कि सबसे पहले आएंगी, और क्लाइमैक्स जो होती है ये आपने एग्जांपल की थी फॉरेस्ट के लिहाज से, ठीक है। तो पॉइनियर जो होते हैं, या इनको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लेटर के लिहाज से, ठीक। अच्छा, पॉइनियर बानी, सबसे पहले आने वाले जिन्होंने सक्सेशन को स्टार्ट किया वो है पॉइनियर, ठीक हो गया। और उसकी एग्जांपल्स में आपने जैसे लाइकेंस पढ़े थे तो वो उसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। दूसरा आपने क्लाइमैक्स कम्युनिटी को डिस्कस किया। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, फॉरेस्ट की एग्जांपल आपने देखी थी, या जो एंड स्टेज होती है उसी को आपने मोस्ट स्टेबल स्टेज भी कहा था। तो ये है आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक हो गया। एग्जाम्पल भी साथ आप बता सकते हैं, इनका दूसरा नाम भी बता सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स भी बन सकते हैं। तो ये एक कंपैरिजन इसका भी हो जाएगा। दूसरा क्या जी, क्रस्टेस लाइकेन एंड फोलिएज लाइकेन। अगर आपको ज़ेरार्क सक्सेशन याद हो जिसकी आपने स्टेजेस पढ़ी थी, सबसे पहले आपने क्रस्टेस लाइकेन्स पढ़ा था, ठीक, जिसमें आपने कहा था कि जो लाइकेन्स हैं सबसे पहले बेयर रॉक को इन्वेड करेंगे, ठीक है, इन्वेडर हैं ये, इनको आपने इन्वेडर कहा था। और उसके नतीजे में क्या होगा कि ये रॉक के ऊपर अपना क्रस्ट बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्रस्टस लाइकेन स्टेज। और उसकी डिफरेंट आपने एग्जांपल्स भी पढ़ी थी अगर आपको याद हो। और फिर दूसरा आपने डिस्कस किया था सेकंड स्टेप, जिसको आपने कहा था फोलियोज या फोलिएज लाइकेंस। फोलियोज का मतलब आपने कहा था कि ये कौन से होते हैं, लीफ लाइक, ठीक, कि पहले आपका एक क्रस्ट बन रहा है, एक बिल्कुल अपर लेयर बन रही है, और दूसरे के केस में क्या हो रहा है कि एक लीफ की अपीयरेंस आ रही है, तो उससे हमने क्या कहा था, फोलियोज लाइकेन। एक है क्रस्टस लाइकेन और दूसरा है फोलियोज लाइकेन। अच्छा, आप इसकी एग्जांपल भी बता सकते हैं, ये अर्ली स्टेज है, ये लेटर स्टेज है, एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक एक डेफिनेशन हो गई। ये सबसे पहले क्रस्ट बनाएंगे जिसमें कोई लीफ अपीयरेंस नहीं होगा, लेकिन इसमें लीफ लाइक अपीयरेंस होगी। डर्मेटोकार्पन, टर्टुला, अगर आपको याद हो वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था, तो उनकी अपीयरेंस जो थी वो थोड़ी सी लीफ लाइक भी थी। नेक्स्ट इसी तरह से आ गया मोस्ट स्टेज एंड द श्रब स्टेज। ये इस तरह से कंपेरिजन आपको पूछा जा सकता है कि आपको पता है डिफरेंट आपने पढ़े थे कि क्रस्टस लाइकेन है, फोलियज लाइकेन है, मोस्ट स्टेज है, हर्ब स्टेज है, श्रब स्टेज है। हर्ब एंड श्रब का भी पूछा जा सकता है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मोस यहाँ पे लिख दिए। मोस आपको पता है, या मोसेस जो होते हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, ये आपको पता है ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसको आपने एम्फीबियन ज़्यादा प्लांट भी कहा था। श्रब जो होती हैं इनमें नॉर्मली क्या होता है कि ये वुडी स्टेम रखने वाले होते हैं। अच्छा, जब कंपैरिजन की बात करेंगे, मोस की एग्जांपल पॉलीट्राइकम, टर्ट्यूला, वो आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और इधर आप देखें श्रब की, तो इसमें आप डिफरेंट जो हर्ब एपिफाइटिक प्लांट्स हैं उससे जो वुड वाले मतलब रखने वाले प्लांट्स हैं उनकी आप एग्जांपल दे सकते हो। हर प्लांट्स की जिम्नोस्पर्म से कोई एग्जांपल दे सकते हो, उसमें भी कुछ श्रब्स आ जाती हैं। और एंजियोस्पर्म की स्पेसिफिकली आप एग्जांपल दे सकते हो। अच्छा, फिर आप मज़ीद बता सकते हो कि ये जो मोस है ये एवेस्कुलर है, और जो श्रब्स होते हैं ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इसमें ट्रू लीव्स एंड स्टेम मौजूद नहीं होता, लेकिन इसमें ट्रू लीव, स्टेम एंड रूट मौजूद होती है, ठीक है। और ये जो लोअर प्लांट्स हैं ये हायर प्लांट्स हैं। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। और सक्सेशन के केस में जो मोस स्टेज होते हैं ये पहले आते हैं, और जो श्रब स्टेज हैं ये उसके बाद में आएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है जी ज़ेरार्क सक्सेशन के स्टेप्स को ये एक बार पेपर में पूछा गया था कि एनलिस्ट स्टेप्स इन ज़ेरार्क सक्सेशन, ठीक है, या जीरो सीयर सक्सेशन एंड डिस्क्राइब एनी टू।
तो उसमें आपको नाम पता होना चाहिए, जो 7 स्टेजेस आपने पढ़ी थी लाइकेन से लेके क्लाइमैक्स फॉरेस्ट तक, तो ये सारे आपको उसमें एनलिस्ट करने हैं, नाम लिखने हैं और उसमें से आपको पता होने चाहिए। किसी का भी एग्जामिनर बीच में से भी किसी की एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स स्टेज इज़ मोस्ट स्टेबल। जो क्लाइमैक्स स्टेज होती है ये मोस्ट स्टेबल स्टेज क्यों है सक्सेशन में? तो आपने पढ़ा था कि जो क्लाइमैक्स स्टेज होती है ये फॉरेस्ट स्टेज है। फॉरेस्ट में आपने कहा था बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ है, एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लांट स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एसोसिएशंस अपनी पीक पे हैं। तो जितनी ज़्यादा एसोसिएशंस होंगी उतने ज़्यादा आपके पास इन्वायरमेंट जो होगा, इकोसिस्टम जो होगा वो उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसलिए हम कहते हैं जो क्लाइमैक्स स्टेज है ये मोस्ट स्टेबल स्टेज होती है। और लास्ट पे अगर आप देखें तो आपके पास है हाउ लाइकेन्स इन्वेड बेयर रॉक्स। तो ये आपको लाइकेन्स का मैकेनिज़्म पता होना चाहिए कि वो बेयर रॉक्स को इन्वेड कैसे करते हैं। तो लाइकेन्स के केस में आपने पढ़ा था कि इनमें रूट लाइक जो हास्टोरिया हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेट होंगी, ठीक है, और इन्वेजन के नतीजे में अपने जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, लाइकेन्स एसिड और कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या करेंगे, एक वेदरिंग का प्रोसेस भी करते हैं। जो आपकी रॉक्स होती हैं उनको क्या करेंगे, वो ब्रेक डाउन उसकी कर देंगे। तो उसके केस में क्या होगा कि ये जो लाइकेन्स होते हैं वो जो रॉक्स होती हैं उसको वो इन्वेड कर लेंगे। तो ये डिफरेंट आपके क्वेश्चंस थे जो आपने पढ़ लिए, ठीक है, और आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जब इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स के लिहाज से, आपका ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। रिड्यूस में मज़ीद इसके जनरली 2 टॉपिक ही आ गए, एक बायोकेमिकल साइकिल और एक सक्सेशन आ गया, ठीक है। तो इसको अच्छा सा प्रिपेयर करें और दुआओं में याद रखें और अच्छा अच्छा पढ़ें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात।